Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है enzyme inhibition. What is enzyme inhibition? The phenomena in which an enzyme fails to catalyze a reaction is called enzyme inhibition. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंजाइम के ज़रिए किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज़ किया जाता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप किया जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में आप उस रिएक्शन में इंजाइम तो डाल रहे हैं लेकिन उस इंजाइम का उस रिएक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को कहा जाता है इंजाइम इनहिबिशन। एंड द मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट विद द इंजाइम but are not converted into the desired products are called enzyme inhibitors। और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी वजह से इंजाइम की इनहिबिशन हो रही होती है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि इंजाइम के साथ आके अटैच हो रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंजाइम के साथ अटैच होके इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन वो आगे से किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है इंजाइम इनहिबिटर्स। इंजाइम इनहिबिशन का जो प्रोसेस होता है वो सेल के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इंजाइम की इनहिबिशन होती है। तो इस सूरत हाल में ये जो है लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि इनहिबिटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं उसमें हमारे पास शामिल है पॉइजन्स, साइनाइड्स, एंटीबॉडीज़, एंटी मेटाबोलाइट्स, पेंसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स। टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, a type of enzyme inhibition in which enzyme activity is blocked by the presence of a chemical that compete with the substrate for binding to the active site is called competitive inhibition। वो इनहिबिशन जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो कि इनहिबिटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, वो मॉलिक्यूल इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ compete करता है, यानी सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करता है। दोनों का आपस में कंपटीशन होता है, इनहिबिटर का भी और सबस्ट्रेट का भी, कि उन्होंने जाके इंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड होना होता है। तो सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का आपस में जब कंपटीशन होता है तो उस तरह की इनहिबिशन को कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है ये नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, यानी कि जिस तरह का सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह का इनहिबिटर का भी स्ट्रक्चर होता है। तो इसी वजह से जो है एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर ईज़िली जाके उस जगह पर अटैच हो जाता है। लेकिन जो इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फ्रंट साइड से तो जो इनहिबिटर की जो शेप है वो सबस्ट्रेट की शेप से सिमिलर है, लेकिन अगर हम इसकी बैक साइड से देखें तो इनहिबिटर की जो शेप है वो स्क्वायर है और जो सबस्ट्रेट की शेप है वो सर्कल है। तो इस तरह से जो इनहिबिटर की जो शेप होती है वो कम्प्लीटली तौर पर सबस्ट्रेट की तरह नहीं होती, बल्कि उससे डिफरेंट भी होती है, और जिसकी वजह से इंजाइम जो है इस इनहिबिटर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता और इस इनहिबिटर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो टेम्परेरी होती है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए होती है, और थोड़े टाइम के बाद ये जो इनहिबिटर है जो पहले इंजाइम के साथ अटैच हुआ होता है वो इंजाइम से अलहदा हो जाता है। यही वजह है इस इनहिबिशन को रिवर्सिबल इनहिबिशन भी कहा जाता है। रिवर्सिबल इनहिबिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो सकता है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि जो इनहिबिशन हो रही है रिएक्शन की वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, अमाउंट पे, यानी कि सबस्ट्रेट की कितनी अमाउंट है और इनहिबिटर की कितनी अमाउंट है, क्योंकि ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं ना, कंपटीशन कर रहे होते हैं कि उन्होंने जाके इंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होना है। तो अगर हम रिएक्शन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कम कर दें तो उस रिएक्शन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उस एंजाइम के ऊपर जो सबस्ट्रेट है वही जाके अटैच होगा, इनहिबिटर जाके अटैच नहीं हो सकेगा। एग्जाम्पल ऑफ इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास एग्जाम्पल है मेलोनेड की।
हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है सुसिनेट को, कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट में। लेकिन वो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमारे पास जो मेलोनेट है वो हमारे पास इनहिबिटर है, तो वो रिएक्शन जिसमें मेलोनेट इनहिबिटर सुसिनेट की जो बाइंडिंग है उसको रोक देगा, यानी कि ये सुसिनेट को अटैच नहीं होने देगा। तो फिर क्या होगा, इस रिएक्शन में हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, यानी कि अब हमारे पास फ्यूमरेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की वो ये है कि ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा होता है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस हमारे पास ये है कि जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है ये दोनों आपस में लॉक और की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि जिस तरह से एक ख़ास किस्म के लॉक के लिए एक ख़ास किस्म की यूज़ होती है, इसी तरह से एक सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है, यानी कि वो जो सबस्ट्रेट है वो एक ख़ास किस्म के एंजाइम के साथ ही अटैच हो सकता है, वो किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में भी सेम यही होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में भी वही सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ, उस सबस्ट्रेट के साथ मिलती जुलती शेप का इनहिबिटर होगा, तो तभी वो एंजाइम के साथ अटैच हो सकेगा, अदरवाइज़ वो अटैच नहीं हो सकेगा। यानी कि इसमें भी वही शेप होना ज़रूरी है जो कि लोकेन की हाइपोथेसिस में कहा गया है। सेकेंड इम्पोर्टेंस ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ज़रिए ये शो किया गया है कि वो सब्सटेंसेस जो कि देखने में सबस्ट्रेट की तरह के होते हैं लेकिन वो असल में सबस्ट्रेट नहीं होते, तो उन सब्सटेंसेस के ऊपर एंजाइम का जो रिएक्शन है वो नहीं होता है। यानी कि एंजाइम को किसी भी सिमिलर सबस्ट्रेट के ऊपर अपना एक्शन नहीं करते, उसको कन्वर्ट नहीं करते, उसके साथ अटैच तो हो सकते हैं लेकिन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी थर्ड इम्पोर्टेंस ये है कि हम कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स होते हैं उसको ड्रग्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स के तौर पे यूज़ करते हैं बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हमारे पास एग्जांपल है सल्फोन अमाइड्स की। सल्फोन अमाइड्स को हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ इनहिबिशन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। In non-competitive inhibition, the inhibitor molecule binds to an enzyme other than active site. The other binding site of enzyme is called allosteric site. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कोई भी इनहिबिटर है वो जब आके एंजाइम के साथ अटैच होता है तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता, बल्कि वो एंजाइम की किसी भी और जगह पे आके अटैच हो जाता है। तो वो जगह, जिस जगह पे एंजाइम आके अटैच हो जाता है उस जगह को कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। और ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये एंजाइम को टेम्परेरीली यानी कि थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर वो एंजाइम को थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव करेंगे तो इस इनहिबिशन को कहा जाता है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन अगर ये जो इनहिबिटर है ये एंजाइम को परमानेंटली डीनेचर कर दें, यानी उसके बाद एंजाइम का फंक्शन हो ही ना सके, तो उस तरह की इनहिबिशन को कहा जाता है इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। Reversible non-competitive inhibition. It works by preventing the formation of enzyme product complexes. रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो इंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी फॉर्मेशन को नहीं रोकते, बल्कि वो इंजाइम प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी फॉर्मेशन को रोक देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो सबस्ट्रेट है वो इंजाइम के साथ बाइंड होके इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह की जो इनहिबिशन होती है उसको रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन की। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. It destroys enzyme by altering its shape so that the substrate cannot bind to the active site. Irreversible non-competitive, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकता बल्कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की बिल्कुल शेप ही चेंज कर देता है। तो जब एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी तो सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच नहीं कर सकेगा क्योंकि अब उसकी एक्टिव साइट की भी शेप चेंज हो गई है।
इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में हमारे पास एग्जांपल है सायानाइड की और साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सायानाइड की। सायानाइड एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक पॉइज़न है। ये पॉइज़न क्या करता है, ये पॉइज़न ऑर्गेनिजम्स को के अंदर जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको इनहिबिट कर देता है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो एंजाइम अपने रिएक्शन किस तरह से करता है, ये एंजाइम्स के अंदर आयरन के साथ कंबाइन होता है, आयरन के साथ कंबाइन होता है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे जाके ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर देता है। इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव की सेकंड एग्जांपल है आयंस ऑफ हैवी मेटल्स। कुछ हैवी मेटल्स के आयंस जिसमें हमारे पास शामिल है मरकरी, सिल्वर एंड कॉपर। ये क्या करते हैं, एंजाइम के अंदर थायोल ग्रुप, जिसको हम SH के साथ शो करते हैं, ये एंजाइम के अंदर थायोल ग्रुप के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। एंजाइम के अंदर थायोल ग्रुप के साथ जब ये अटैच होते हैं तो थायोल ग्रुप के आपस में जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने होते हैं वो ब्रिजेस जो है वो टूट जाते हैं। तो लेकिन वो जो ब्रिजेस हैं वो इस एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब ये उसके साथ बाइंड कर देते हैं और डाइसल्फाइड ब्रिजेस टूट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एंजाइम्स जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं और एक एक्टिव एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या है, जब भी किसी भी एंजाइम की सेल के अंदर एक्टिविटी होती है तो सेल के अंदर जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको उसकी प्रोडक्ट के ज़रिए रेगुलेट किया जाता है। तो एंजाइम की वो एक्टिविटी जिसमें एंजाइम जो प्रोडक्ट बना रहा है वही प्रोडक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को अगर रोक दे तो उसको कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन। यानी एंजाइम से जो प्रोडक्ट बन रही है वही प्रोडक्ट एंजाइम के लिए अब नुकसानदेह साबित हो रहा है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन। ये एक रिवर्सिबल का मतलब है ये अपने नॉर्मल पोजीशन में कन्वर्ट हो सकता है। एक रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। इसमें क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है या फिर मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उसके अंदर फीडबैक इनहिबिशन का प्रोसेस होता है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास है अमाइनो एसिड एस्पार्टेट की। एस्पार्टेट क्या होता है, एस्पार्टेट एक अमाइनो एसिड है, वो बहुत से एक सीक्वेंस से गुजरने के बाद कन्वर्ट हो जाता है थ्रियोनीन में। थ्रियोनीन में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो अगर इस रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनी है थ्रियोनीन, इस रिएक्शन के अंदर अगर वो ज़्यादा अमाउंट में बन गई है तो ये थ्रियोनीन क्या करेगा, ये थ्रियोनीन जो पहला एंजाइम था उसकी एक्टिव साइड के ऊपर चला जाएगा। थ्रियोनीन उसकी एक्टिव साइड के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, उसकी एक्टिव साइड को फिल कर देगा। तो फिर अब क्या होगा, अब जो है वो उस एंजाइम की एक्टिव साइड जब फिल हो जाएगी थ्रियोनीन के ज़रिए तो अब और एस्पार्टेट उस एंजाइम के साथ आके अटैच नहीं हो सकेगा। यानी कि अब एस्पार्टेट अपने नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, ये उस प्रोसेस को रोक देगा। लेकिन जब उस रिएक्शन के अंदर जितनी भी थ्रियोनीन है वो सारी यूज़ हो गई है, तो जब सारी थ्रियोनीन यूज़ हो जाएगी तो वो थ्रियोनीन जो कि यहाँ पे एंजाइम के साथ अटैच हुई थी वो भी रिमूव हो जाएगी और ये जो पाथवे था जो पहले चल रहा था वो दोबारा से अपने नॉर्मल पोजीशन में दोबारा से वापस आ जाएगा। तो इस तरह के इनहिबिशन को कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन। I hope students you have gained the concept of enzyme inhibition. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.